केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 92 है, जिसके लिए में हमने डेरिवेशन ऑफ एनर्जी ऑफ एन nth ऑर्बिट करना है। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपने क्या करना है, आपने एनर्जी का एक ऐसा फॉर्मूला डराइव करना है जिसके भी में आप ऑर्बिट की वैल्यू पुट करोगे, नंबर ऑफ शेल की वैल्यू पुट करोगे, तो आपके पास जो है ना उस शेल की, उस ऑर्बिट की जो है एनर्जी आ जाएगी। तो आपने एक ऐसा फॉर्मूला ड्राइव करना है, ठीक है जी। डेरिवेशन ऑफ एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट, nth ऑर्बिट। ले जी, ये शुरू करते जी। ये डेरिवेशन मैंने बड़ी डीपली इसको लिखा हुआ है, इजीली आपको जो है ना समझ आ जाएगी। लेकिन द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, अब जाहिर बात है कि इलेक्ट्रॉन उसी शेल में होता है जहाँ पे उसकी एनर्जी फिक्स्ड होती है, ठीक है जी। तो अगर इलेक्ट्रॉन पहले शेल में, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पहले शेल के लिहाज से है। अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में है तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेकंड शेल के लिहाज से है। अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में है तो इसका मतलब है उसकी एनर्जी थर्ड शेल के लिहाज से है। तो इसका मतलब है अगर मैं इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकाल लूँगा तो जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी वो भी उस शेल की एनर्जी होगी, ठीक है जी। तो शुरू करते हैं। द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, अगर आप इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालना चाहते हैं किसी भी ऑर्बिट में, तो वो एनर्जी क्यों क्या होगी, इज द सम ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। इस बात का आपको पता है कि जो टोटल एनर्जी होती है वो इक्वल टू होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है जी। शुरू करते हैं जी। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो तो आपको पता है हाफ एम वी स्क्वायर होगी, ठीक है, जो कि आपने 9th में पढ़ी हुई है। काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। एम क्या होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आपने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, हमने अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। पोटेंशियल एनर्जी मैं कहता हूँ तो एक ऐसी एनर्जी होती है जो ड्यू टू अट्रैक्शन होती है, ठीक है जी। तो जो अट्रैक्शन की वजह से एनर्जी होती है उसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो अब एटम के बीच में अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान होगी, तो वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। तो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय जी ई स्क्वेयर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वेयर। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये हमने पिछली डेरिवेशन ऑफ रेडियस में हमने ये फॉर्मूला ड्राइव किया था कूलम्स लॉ से, ठीक है जी। कूलम्स लॉ ने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमें दिया था, तो ये फॉर्मूला वहाँ से आया, ठीक है जी। तो अब हम देखते हैं कि हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी थी, हमने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी थी। अब मैंने क्या, पोटेंशियल एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जो ड्यू टू अट्रैक्शन होती है, ठीक है जी। आप जैसे जैसे ज़मीन से ऊपर जाते हैं ऊपर की तरफ, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती है। तो जब आप ज़मीन से ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे वर्क डन भी हो रहा होता है, ठीक है जी। तो जैसे जैसे आप ज़मीन से ऊपर जाते हैं, ठीक है जी, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, आप वर्क डन भी कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब है पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए वर्क डन का होना बहुत ज़रूरी है। वर्क डन होगा तो पोटेंशियल एनर्जी निकलेगी, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहता हूँ तो मुझे वर्क डन उससे करवाना पड़ेगा। नो डाउट कि मुझे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो पता है, लेकिन वर्क डन अभी नहीं पता। वर्क डन मैंने निकाल लिया, किससे, किसका वर्क डन निकाल लूँगा, इलेक्ट्रॉन का। क्यों निकालना है, क्योंकि हमने इसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। ले जी, सपोज कर लेते हैं जहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन आपका इन्फिनिटी पे है। इन्फिनिटी पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस की कोई अट्रैक्शन नहीं होती, ठीक है जी। उस इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, वर्क डन करना शुरू किया, टुकड़ों में वर्क डन करना शुरू किया। ये छोटे छोटे आपके पास टुकड़े नजर आ रहे होंगे, ठीक है जी। इलेक्ट्रॉन ने टुकड़ों में वर्क डन करना शुरू किया और कहाँ पे, किस डिस्टेंस पे आ गया, आर डिस्टेंस पे आ गया। यानी कि ये शेल के बीच में इलेक्ट्रॉन आ चुका है, ठीक है। ये जहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन आ चुका है, कितने डिस्टेंस पे आ चुका है, आर डिस्टेंस पे आ चुका है। यानी इन्फिनिटी से कहाँ पे आया, आर पे आया। तो छोटा छोटा उसने वर्क डन किया था, छोटा छोटा उसने डिस्टेंस कवर किया था, और वो डिस्टेंस कितना कवर किया था, डी आर। जहाँ पे डी आर है, जहाँ पे उसने वर्क डन किया, डिस्टेंस कितना कवर किया, डी आर।
फिर उसने यहाँ पे वर्क डन किया, डिस्टेंस कितना कवर किया डी आर, एंड सो ऑन। उसने आगे करते करते छोटा छोटा वर्क डन करता गया और छोटा छोटा डिस्टेंस कवर करता गया। जो डिस्टेंस वो कवर कर रहा था उस डिस्टेंस को मैंने क्या नाम दिया हुआ है, डी आर। इफ द इलेक्ट्रॉन मूव्स थ्रू अ स्मॉल डिस्टेंस देन वर्क डन किसके बराबर होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आपने पढ़ा हुआ है एफ मल्टीप्लाई डी। तो फोर्स यहाँ पे कौन सी फोर्स आएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगी, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की आपको फॉर्मूला पता है, जी ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर मल्टीप्लाई डिस्टेंस कितना था या डिस्प्लेसमेंट कितना था, वो डी आर था। ठीक है जी। तो ये वर्क डन हो रहा है, कहाँ पे ये वर्क डन हो रहा है, ये हर पॉइंट पे, इस पॉइंट पे वर्क डन हुआ कितना, जी ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर इंटू डी आर। जहाँ पे वर्क डन हुआ है हर टुकड़े पे ये इतना वर्क डन हो रहा है। ठीक है जी। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब हर टुकड़े पे वर्क डन हो रहा है तो लिहाजा मैं क्या करूँगा, मैंने हर टुकड़े का वर्क डन निकालना है और उन सबको मैं क्या कर दूंगा, एडअप कर दूंगा। द total work done for bringing the electron from infinity to a point at a distance r from the nucleus। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया है, इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से आर पे आया है। तो हर टुकड़े पे वर्क डन हो रहा है, हर टुकड़े का वर्क डन मैंने क्या कर देना है, सम अप कर देना है। ठीक है जी। तो ऐसा करता हूँ कि मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ इक्वेशन 2 को। तो आपने क्या करना है, इक्वेशन 2 को जो है ना, जहाँ पे ये जो इक्वेशन 2 है ये आपको नज़र आ रही होगी, आपने इस इक्वेशन को, ये इक्वेशन 2 को इंटीग्रेट कर देना है। इंटीग्रेट किस चीज़ का नाम है, ये जो आपके पास ये सिंबल नज़र आ रहा है ना, ये इंटीग्रेट होता है। इंटीग्रेट मैं कहता हूँ, तो ये जो इंटीग्रेट है ना, ये एस का मतलब होता है सम। एस को ज़रा खींचा हुआ है तो वो आपके पास क्या बन जाता है, इंटीग्रेट, लेकिन ये होता सम ही है। तो आपने क्या करना है, आपने सम करना है। क्या सम करना है, जो हर टुकड़े पे वर्क डन हो रहा है ना, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से जो आर पे आ रहा है, या आपने मेरे एरो पे पॉइंटर पे गौर करना है, ये जो इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से कहाँ पे आ रहा है, आर पे आ रहा है, हर टुकड़े पे जो वर्क डन करना है ना, करना है, हमने उन तमाम वर्क डन का क्या करना है, सम करना है। तो मैंने क्या किया है, ये हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला था, ये आपके पास वर्क डन का फॉर्मूला था, हर टुकड़े पे जो वर्क डन हो रहा था, तो मैंने उसके साथ ये वाला सिंबल लगा दिया है। क्या लगा दिया है, इंटीग्रेट। इसका मतलब ये है कि ये मैंने तमाम वर्क डन का सम करना है। तो अब उसको आप बताइए भी तो सही ना कि आपने कहाँ से लेके कहाँ तक वर्क डन का सम करना है। तो मैंने इसको बता दिया, मैंने कहा इन्फिनिटी से लेके आर तक जितना भी वर्क डन हो रहा है उन सब का मुझे क्या कर दो, सम अप कर दो। तो ये जो इंटीग्रेट है ये आपको तमाम वर्क डन का सम करके देगा, कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से लेके आर तक। ठीक है जी। तो ये इंटीग्रेट का मुझे फ़ायदा होता है कि जब भी आप इंटीग्रेट से कहते हो ना कि हमें सम कर दे, तो वो हमें सम कर देता है, लेकिन आप उसको कुछ लिमिट भी तो बताओ ना कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमने सम करना है। तो तभी मैंने इसको लिमिट बताई हुई है, मैंने कहा इन्फिनिटी से लेके आर तक का मुझे सम करके बता दो, किसका, वर्क डन का। तो वो मुझे सम करके बता देगा। ले जी आगे चलते हैं। अब जी क्या आपके पास होता है, एटॉमिक नंबर, ई क्या होता है, चार्ज नंबर, 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है। अब अंडरस्टूड बात है, ये चीज़ कांस्टेंट है, इसका मतलब है मैं वर्क डन का सम कर भी दूंगा तो तब भी ये कांस्टेंट ही रहना है। कांस्टेंट एंड तक कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता। तो लिहाजा मैंने क्या किया, कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया। क्यों बाहर निकाला है, क्योंकि वो कांस्टेंट जो है तो उसको बाहर निकाल दे। ले जी अब पीछे क्या बचा, 1/r² इंटीग्रेट 1/r² डी आर। कहाँ से कहाँ तक का आपने ये करना है जी, आर से लेके इन्फिनिटी तक। अच्छा मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये जो इंटीग्रेट है, ये इंटीग्रेट का सहारा कौन है, डी आर। ये दोनों एक दूसरे के फंक्शन है। ठीक है जी। जी आप सेकेंड ईयर का जब मैथ पढ़ेगा ना, आपको तब मजीद इसकी डिटेल पता चलेगी। एनी हाउ ये इंटीग्रेट इस डी आर का फंक्शन है। अगर इंटीग्रेट चला जाएगा तो डी आर भी चला जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के साथ साथ है। ठीक है जी। ये दोनों एक दूसरे की नुमाइंदगी करते हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपने इस इंटीग्रेट को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का क्या तरीका कार है, देखिए मैं आर को कहाँ पे ले आया हूँ, ऊपर ले आया हूँ।
जाहिर बात है जब आर को ऊपर लाऊंगा तो उसकी पावर जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव में बदल जाएगी। अच्छा ठीक है जी, यहाँ तक बात बिल्कुल आपको क्लियर हो गई होगी। ले जी, आर को मैं ऊपर ले आया तो उसकी पावर क्या हो जाएगी -2। अब इंटीग्रेट को सॉल्व करने का तरीका कार क्या है, इस इंटीग्रेट को सॉल्व करने का तरीका कार जो होता है वो कहते हैं जी आपके पास अंदर जो मर्जी वैल्यू हो आपने कैसे उसको सॉल्व करना है, आपने कैसे उसका इंटीग्रेट लेना है। आप क्या करें, उसकी पावर में एक ऐड कर दें और जो पावर होगी पावर के साथ ही आप उसको क्या कर दें, डिवाइड कर दें। तो जो आपका जो इंटीग्रेट है वो सॉल्व हो जाएगा। बड़ा आसान तरीका कार है। वो कहते हैं जी इंटीग्रेट के अंदर जो भी आपके पास फंक्शन है अगर आपने उसको सॉल्व करना है तो उसकी पावर में एक ऐड कर दो, पावर में एक ऐड कर दो और पावर के साथ उसको डिवाइड कर दो, तो वो आपका जो इंटीग्रेट है वो सॉल्व हो जाएगा। इंटीग्रेट हमने सॉल्व कर लिया है। तो मैंने पहले ही कहा था कि इंटीग्रेट जब सॉल्व होगा तो डी आर भी चला जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के नुमाइंदे हैं। अगर इंटीग्रेट जाएगा तो डी आर भी जाएगा। देख ले, इंटीग्रेट भी चले गया, डी आर भी चले गया, चूंकि हमने इंटीग्रेट को सॉल्व कर लिया तो डी आर भी चला गया। लेकिन अभी हमने ये जो लिमिट्स है इनको सॉल्व नहीं किया। ठीक है जी, तो ये सारा कुछ कैलकुलेशन करके -1/r आ जाएगा। ये जो ऊपर होता है इसको हम कहते होते हैं अपर लिमिट और जो नीचे होता है उसको हम कहते होते हैं लोअर लिमिट। ले जी, अब आपने क्या करना है, मैंने माइनस को बाहर निकाल दिया। ठीक है जी, अब हमने वर्क डन का सम कर लिया। ठीक है जी, अब सिर्फ हमारे पास क्या रह गया, लिमिट्स अप्लाई करने के लिए रह गया। अब हमने सिर्फ लिमिट्स अप्लाई कर दिया बस। लिमिट अप्लाई करने का क्या तरीका कार है कि जो आपके पास बी में वैल्यू है ना, ब्रैकेट के बी में वैल्यू है, उस ब्रैकेट के बी में आपने पहले अपर लिमिट लगा दिया, फिर लोअर लिमिट लगा दिया माइनस लगा के, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब देखो ना, जब मैं आर की जगह पे आर ही फंक्शन है ना, वन तो नहीं ना आपका फंक्शन है, जब मैं आर की जगह पे आर पुट करूंगा तो आंसर क्या आएगा, आर ही आएगा। आर स्क्वायर नहीं आएगा, वो आप फिर मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। आर की जगह पे आर को पुट करना है, आर की जगह पे आर को पुट करना है तो आर आंसर आएगा। आर का स्क्वायर नहीं आएगा, वो फिर आप मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, वो पुट नहीं करवा रहे। तो पहले मैंने अपर लिमिट पुट की, ये अपर लिमिट पुट हुई है माइनस, फिर मैं लोअर लिमिट पुट करूंगा, आर की जगह पे किसको पुट करूंगा, इन्फिनिटी को, तो वो 1/∞ आ जाएगा। 1/∞ किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर, वो कितना आया, -GE² 4πε0 ये मैंने बॉक्स में लिखा हुआ है कि पुट द अपर लिमिट आर इन फंक्शन 1/r माइनस पुट द लोअर लिमिट इन 1/r। तो ये ऐसे मैंने इसको सोल्व किया हुआ है। तो ये आपके पास टोटल वर्क डन आ गया। ठीक है जी, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन ने इन्फिनिटी से लेके आर तक का जितना भी वर्क डन किया था वो मैंने सारा निकाल लिया। पहले मैंने सिर्फ वर्क डन कैलकुलेट किया था, टोटल वर्क डन कैलकुलेट किया था, फिर मैंने अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई करके वहां से इन्फिनिटी से लेके आर तक का वर्क डन फाइंड आउट किया। तो वो मेरे पास कितना आ गया, ये इतना वर्क डन आ गया। ले जी, अब जहाँ पे नेगेटिव साइन है, ठीक है जी, नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन किस चीज़ को शो करता है, अच्छा जब आप ज़मीन से दूर जाते हैं तो आपका और ज़मीन के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस का कौन सा रिलेशन होता है, डायरेक्ट। डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी ज़्यादा होगी। अब देखें ना, इलेक्ट्रॉन को आप इन्फिनिटी से पकड़ के कहाँ पे ला रहे हैं, आर पे ला रहे हैं, यानी कि न्यूक्लियस के करीब ला रहे हैं। तो ये डिस्टेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। डिस्टेंस कम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी कम होगी, क्योंकि दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है। तो वो पोटेंशियल एनर्जी इतनी कम हो जाएगी कि वो किस में चली जाएगी, नेगेटिव साइड में चली जाएगी। द नेगेटिव साइड इंडिकेट्स डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। At infinity, the electron is not attracted by anything and the potential energy of electron is 0। वो कहते हैं जी इन्फिनिटी एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के ऊपर किसी किस्म की कोई अट्रैक्शन नहीं होती, तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। At a point near the nucleus, it will attracted by nucleus and the potential energy become negative। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है जी, क्योंकि डिस्टेंस कम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। टोटल वर्क डन आपके पास आ चुका है।
यानी ये टोटल वर्क डन आ गया, ये जो ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ है ये टोटल वर्क डन है, और ये आपके पास टोटल पोटेंशियल एनर्जी भी है। तो आप फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करें। नाउ इक्वेशन वन बिकम, इक्वेशन वन कौन सी थी आपके पास, इक्वेशन वन आपके पास ये थी जी, काइनेटिक एनर्जी की जगह हाफ एम वी स्क्र और पोटेंशियल एनर्जी की जगह पे क्या आ जाएगा माइनस जी ई स्क्र, माइनस जी ई स्क्र ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। मैंने हर पॉइंट का जो है ना वो हर स्टेप का थ्योरी लिखी हुई है। तो प्लस है ब्रैकेट के बाहर तो माइनस माइनस आ जाएगा, ठीक है जी। अब ये एम वी स्क्र जी इज इक्वल टू जी ई स्क्र ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमने पिछली डेरिवेशन में पढ़ा था। तो ये वहाँ से मैं फॉर्मूला लाया हूँ, एम वी स्क्र की जगह पे उसकी वैल्यू पुट की, ठीक है जी। आपके पास ये आ गया, सिंपल कैलकुलेशन है, जहाँ पे मैंने एलसीएम दे दिया तो आपके पास फाइनल टोटल एनर्जी जितनी आ गई है, ठीक है जी। अच्छा, ये जो टोटल एनर्जी आई है ये विद रिस्पेक्ट टू आर आई है, रेडियस आई है। हमने एनर्जी निकाल ली थी विद रिस्पेक्ट टू nth ऑर्बिट, यानी कि आर की जगह पे मुझे n चाहिए, आर नहीं चाहिए, क्योंकि हेडिंग ही यही थी कि डेरिवेशन ऑफ एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट, ऑर्बिट को किसके साथ शो करते हैं n के साथ। तो अब आर को ख़त्म करना है, पिछली डेरिवेशन में हमने आर का फॉर्मूला पढ़ा था वो ये था, और उसके भी में एन आर है। तो अब मैं क्या करूँगा, जहाँ पे आर की वैल्यू को पुट करूँगा, ठीक है जी। तो आपको पता है आर की वैल्यू को जब मैं पुट करूँगा तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, ई इज इक्वल टू माइनस एम जी ई जी स्क्र ई फॉर 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्र एच का स्क्र। जो कांस्टेंट पैरामीटर थे उनको मैं बाहर लिख दिया, और जो वेरिएबल था उसको मैंने अंदर लिख दिया। तो हाइड्रोजन एटम का जी कितना होता है 1, तो वो जी की जगह पे 1 पुट किया तो आपके पास ये नीचे ये आ गया फाइनल, ठीक है जी। वेन द वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट आउटसाइड ब्रैकेट, देख ले मैंने हर बात बिल्कुल क्लियर लिखी हुई है कि ब्रैकेट के बाहर सारे कांस्टेंट पैरामीटर है, आर सब्स्टिट्यूटेड विद देयर यूनिट्स देन इट बिकम्स टू बी 2.178 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 18 जूल। वो कहते हैं जी जब आप कांस्टेंट पैरामीटर की वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा, उसकी जगह पे हमने पुट कर दिया है ये कांस्टेंट पैरामीटर की जगह पे ये वैल्यूज पुट कर दिया है। पिछली डेरिवेशन में मैंने आपको सारी कांस्टेंट पैरामीटर्स की वैल्यूज बताई थी, ठीक है जी। एनर्जी का यूनिट क्या होता है जूल। दिस इक्वेशन गिव एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। एक हाइड्रोजन एटम के बीच में अगर एक एटम के बीच में अगर आपने nth ऑर्बिट की एनर्जी निकालनी हो तो ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। अब हमारे पास nth ऑर्बिट तो नहीं, वो एक एटम तो नहीं होता, हमारे पास बहुत ज़्यादा एटम होते हैं। तो द वैल्यू ऑफ एनर्जी फॉर द इलेक्ट्रॉन इन जूल्स एटम, ये एक एटम के लिए, एक एटम का जब आपने ऑर्बिट की एनर्जी निकालनी हो तो ये फॉर्मूला लिखेंगे। लेकिन अगर आपके पास एक एटम ना हो, वन मोल एटम हो, वन मोल का मतलब है 1.008 ग्राम हाइड्रोजन एटम्स हो जिनके बीच में एवोगैड्रो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हो। आपको पता है वन मोल हाइड्रोजन हो तो उसका कितना वजन होता है 1.008 ग्राम, और उसके बीच में टोटल कितने एटम्स होते हैं, एवोगैड्रो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, जो कि मैंने आपको फिजिकल क्लास में बड़ा डीपली बताया था। तो ये जो फॉर्मूला आपने निकाला था ये वाला ऊपर वाला, ये फॉर्मूला सिर्फ एक एटम था, एक एटम का था। तो हमारे पास एक एटम तो नहीं है, हमारे पास एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम है। तो मैं उसको क्या करूँगा 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा, क्योंकि हमारे पास इतने नंबर ऑफ एटम होते हैं, एक एटम नहीं होता। तो जो जूल था उसको किलो जूल में चेंज करने के लिए 1000 के साथ डिवाइड करवा दिया, तो ये किलो जूल में चेंज हो गया, ठीक है जी। तो ये आपके पास फाइनल इक्वेशन आ गई है, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है जी। अब ये एक मोल एटम्स के लिए एनर्जी का फॉर्मूला है, तो आप उसकी n की जगह पे वैल्यूज पुट करते थे तो आपके पास जो है आंसर आता जाएगा। अगर मैं इन्फिनिटी पुट करूँगा तो आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। जहाँ पे भी आपने एनर्जी का डिफरेंस निकालना है E2 माइनस E1 E3 माइनस E2 E4 माइनस E3 and E5 minus E4 so on, the difference in energy goes on decreasing। E2 माइनस E1 की वैल्यू ज़्यादा है एज कम्पेयर टू E3 माइनस E2, और इसकी वैल्यू ज़्यादा है एज कम्पेयर टू E4 माइनस E3। इसका मतलब है जैसे जैसे मैं आगे जा रहा हूँ एनर्जी के एतबार से डिफरेंस क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है।
द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड इन्फिनिट लेवल ऑफ एनर्जी। तो इन्फिनिट और फर्स्ट लेवल के दरमियान इन्फिनिटी पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है कि इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर निकल चुका है। तो वो कितनी वैल्यू आती है 131.31 किलो जॉल पर मोल। 131.31 किलो जॉल पर मोल इज द आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी आपको पता है, किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी दरकार होती है उसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है जी। तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, बाहर तब निकलता है जब वो इन्फिनिटी पे चला जाए। पहले शेल में हाइड्रोजन का एटम के भी में इलेक्ट्रॉन पहले शेल में होता है, तो पहले शेल से मैं कोई इन्फिनिटी पे ले जाना चाहता हूँ, यानी कि मैं उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो वो इतनी ही निकलती है 1313.31 किलो जूल पर मोल ही निकलती है। इसका मतलब ये है कि जो बोहर ने जो डेरिवेशन की है बिल्कुल एग्जैक्ट है। दिस वैल्यू इज सेम एज डिटर्मिन्ड वैल्यू। वो कहते हैं जी ये जो थ्योरेटिकल वैल्यू निकाली गई है ये बिल्कुल सेम थी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के। तो इसका मतलब है जो बोहर ने डेरिवेशन कर रहा है बिल्कुल ठीक डेरिवेशन कर रहा है। तो ये आपके पास सीधी आज एनर्जी की डेरिवेशन, इससे पहले आपने रेडियस की डेरिवेशन की थी, दोनों डेरिवेशन आपने लाजमी कर दी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है जी। ठीक है जी। तो ये आज का आपका टॉपिक खत्म हो गया है। इंशाल्लाह अब अगले लेक्चर में जो हम क्वांटम्स नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।